वेलकम बैक टू लर्निंग विद इन हमारा चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे वस्तु विज्ञान परिचय एवं महत्व की। तो होम साइंस की श्रृंखला ये इम्पोर्टेंट हो जाती है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ पे ऑल एग्जाम अब तक जितने हुए हैं सबके यहाँ पे आपको पीवाईक्यू मौजूद हैं, वो भी कैसे हैं तो वन लाइनर फॉर्मेट में है। ये हमारी तीसरी यूनिट है और इससे पहले हम 2 यूनिटों को कवर करा चुके हैं। उसकी जो लिंक रहेगी उन वीडियो की वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अगर बात की जाए किस टॉपिक पर रहेगी आज की श्रृंखला, तो वो रहेगी वस्त्र विज्ञान परिचय एवं महत्व। ठीक है, यानी टेक्सटाइल से रिलेटेड आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी एक यूनिट एक वीडियो खल्लास वाली श्रृंखला में ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्जाम बूस्टर की तरह काम करती है। इधर आप देख ही पा रहे होंगे, इधर क्या है वो एग्जामों के नेम है जिनमें ये क्वेश्चन आए हुए हैं और इधर इनको वन लाइन वाले फॉर्मेट में रखा गया है, जिससे कि आपका टाइम बिगड़े ना। एमसीक्यू जो टाइप क्वेश्चन होते हैं उन्हीं का रूप बदलकर इनको वन फॉर्मेट या कहें वन लाइन फॉर्मेट में रख दिया गया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको लगता होगा मेरी ये वाली यूनिट वीक है, जैसे सपोज मेरी आहार एवं पोषण वाली यूनिट वीक है, ऐसे समझ के आप एक से 2 घंटे 2.5 घंटे में पूरी यूनिट को कवर कर सकते हैं। तो आपको जो यूनिट लगता होगा भाई मेरी वीक है, उसी यूनिट को आप कवर कर सकते हैं। तो चलिए आज की श्रृंखला में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर बताएंगे कि क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है। श्रृंखला हम शुरू करते हैं, ठीक है, उसी मोटिवेशन कोड के साथ जो आपको ऊर्जावान रखेगी तथा औरों से बेटर और अलग करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं है, आप हार नहीं सकते क्योंकि आपने हार मानी नहीं। तो हंस मुस्कुरा रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। वस्त्र का यहाँ पे लपटा जाना डैश का साथ अधिक मजेदार होता है, तो वो है सीधा स्वभाव। दूसरा देखिए, निम्न सघनता वाले कपड़े का भार कम होता है। नवंबर 1985 में सृजित हुआ है वस्त्र मंत्रालय। शरीर को ढकने के लिए विभिन्न प्रकार के कपड़ों के लिए उपयोग में आने वाला शब्द है वस्त्र। कपड़ों का सिद्धांत है शालीनता, मोडेस्टी। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे बात करते हैं पॉलिस्टर यानी ग्लाइकोटेरिफेथिलीन एसिड। ठीक है, नायलॉन की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, कैप्रोलैक्टम हो जाता है। अगर बात की जाए ओलिफिन्स की तो ये एल्किन्स हो जाता है और स्पेंडेक्स की बात करें तो ये पॉलीयूरेथीन हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बिलियर्थ प्रधान की यानी मोजपोश है। जो मेजपोश होता है वल्लर यानी बोरा जो होता है, आपने देखा होगा मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वल्लभ। ठीक है, यानी बोरा आपने देखा होगा, उसके क्या बनाए जाते हैं, बोरे के थैले का निर्माण कर सकते हैं हम। चाइना सिल्क से अधोवस्त्र बनाए जाते हैं, हक से तौलिए बनाई जाती हैं, लोहे से उठे ना, इस वजह से। देखिए रेयॉन की बात करें तो ये रेयॉन इनके घटक क्या क्या है, तो रेयॉन की बात करें तो कॉपर सल्फेट होता है। पॉलिस्टर की बात करें तो टेरेपेथिलीन तेजाब होता है। कार्बन की बात करें तो पीवीसी होता है। नायलॉन को देखें तो यहाँ पे कैप्रोलैक्टम होता है। ऊन की बात करें तो यहाँ पे एक्रिलोनाइट्रल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे ASTM का सही या पूर्ण रूप क्या है, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग यहाँ पे है मटेरियल्स। सही सुमिलित कीजिए, ड्राफ्टिंग में आवश्यकता है किसकी, तो विस्तार की। मुलायम व खुरदरापन बनावट है। बस यात्रा में पहनने वाले कपड़े नायलॉन है। कोयर मिलता है नारियल से। आवे रवा का अर्थ है बहता पानी। आवे रवा का क्या अर्थ है, तो बहता पानी। यहाँ पे है विमितीय स्तर वस्त्र को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, वस्त्र जिसमें यहाँ पे तथ्यक प्रतिप्राप्ति, लचीलापन और सजगता अच्छी है। वस्त्र की पहचान का अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षण है माइक्रोस्कोपीय परीक्षण। सबसे कम घर्षण प्रतिरोध रेशा होगा मोटा सूती कपड़ा।
रेशे का वह गुण जिसमें रेशों का दबाने के पश्चात छोड़ देने पर वह पुनः अपना पूर्व आयतन प्राप्त कर लेता है, प्रतिस्कंदता कहलाता है। पूर्व आयतन जैसे पूर्व में था वैसा हो जाता है सेम, तो ये प्रतिस्कंदता। वस्त्रों उपयोगी यानी यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी, वस्त्रों उपयोगी रेशे के आपस में सटने की क्षमता के गुणों में योगदान देते हैं। रेशे की सूक्ष्मता एवं सहज की प्रकृति। आवश्यकता यानी छिद्रों द्वारा आवश्यकता का क्या हो जाएगा, छिद्रों द्वारा द्रव्य को आकर्षित एवं ग्रहण करना। इलास्टिक रिकवरी यानी खिंचाव व तनाव ग्रहण करने के पश्चात अपनी मूल इकाई में वापस आना। प्रतिस्कंदता यानी अत्यधिक दबाव के पश्चात अपने मूल आयतन में वापस आना। लचीलापन यानी बिना टूटे हुए मुड़ना। अनेक परतों वाले वस्त्र निर्माण की विधि का उदाहरण है, तो यह है क्विल्टेड टेक्सटाइल। रेशे व वस्त्र की खुरदरी सतह पर रगड़ या घिसावट सहने की क्षमता कहलाती है अपघर्षण प्रतिरोधकता। एक प्राकृतिक सेलुलोजिक फाइबर नहीं है, तो यह है कंप्रोमेनियम। मानव निर्मित तंतुओं की चमक घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है टाइटेनियम डाइऑक्साइड यानी तेल, मोम और पैराफिन। उपकरण और प्रतिरक्षित गुण। उपकरण की बात की जाए यहाँ पे बेसिकली तो वो हो जाएगा यहाँ पे पिक गिलास यानी तागे की गिनती, और बिस्ले वैलेंस यानी सीधे तंतुओं का अंक, डेसीमीटर यानी कपड़े का निर्माण, और इस यहाँ पे है इस पे फोटोमीटर यानी कपड़े का वर्ण, कपड़े के रंग का वर्ण। नेक्स्ट देखते हैं इकाई और गुणवत्ता मानक। डेनियर की बात करें तो ये हो जाता है 9000 मीटर के ग्राम ढेर में। टैक्स की बात करें तो ये 1000 मीटर के ग्राम में पुंज में। और धीरे के सिरा अंक की बात करें तो प्रति पौंड 560 गज के रेशे के विमलीकरण में। अगर सूती काउंट की बात करें तो प्रति पौंड 840 गज रेशे के विमलीकरण में। नेक्स्ट देखते हैं प्राथमिक गुणधर्म नहीं है मजबूती। अब विन्यास जो एक दिवसीय वस्त्र के लिए अनुपयुक्त होता है दोहरीत है। मलमल यानी यहाँ पे देखिए मलमल के बारे में, ताने की रेशमी सतह पर रोए। ठीक है। मखमल, मखमल क्या है, मलमल क्या है, सॉरी मखमल आपने देखा होगा बहुत सॉफ्ट कपड़ा होता है ये। तो ये ताने की जो ताना होता है उसकी रेशमी सतह पर भी रोए होते हैं। सूती व नकली मखमल का क्या होता है, ये मानक सतह पर रोए होते हैं। यहाँ पे वेलक्रो की का बात करें तो हुक आइस का बुना नायलॉन पट्टी होती है, इसको कहते हैं वेलक्रो। ठीक है। बेलूर की बात करें तो ये रुई का छोटा मोटा ढेर होता है, पिछली बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। वस्त्र उद्योग में उपयोग आने वाले वस्त्र उद्योग में उपयोग किए जाने वाले वे खतरनाक रसायन तो कौन से हैं, तो ओजो मिश्रण, सम्मिश्रण और क्लोरीन सम्मिश्रण। नेक्स्ट देखते हैं कृत्रिम रेशे के उत्पादन का सही अनुक्रम क्या है। बहुलीकरण है, घोल में गलाना है, बाहर निकालने की क्रिया है, परिष्करण रसायनों के साथ उपचार है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे एंटी स्टैटिक्स यानी इससे आराम और सुरक्षा आती है। इसकी बात करें एंटी स्टैटिक्स की तो इससे आराम व सुरक्षा आती है। वाटर रेपेलेंट की बात करें तो सुरक्षात्मक फिनिश है। और बात करते हैं स्लिप रेजिस्टेंस की तो ये टिकाऊपन में बदलाव लाता है। बात करते हैं गिनिंग की तो बनावट का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखिए मुलायम फर्श यानी कालीन है, रंग यानी क्षेत्र रंग है, सख्त फर्श यानी लकड़ी की फ्लोरिंग है, और ध्वनि रोधी यानी रबर फ्लोरिंग है। परिसज्जा और श्रेणियाँ यहाँ पे ड्यूरेबल प्रेस
यानी रख रखाव विशेषताओं को बढ़ावा देता है। यहाँ पे एंटी स्टैटिक्स यानी आराम प्रदान करता है। वाटर रेपेलेंट यानी सुरक्षा परिसज्जा है। और यहाँ पे बात करते हैं स्लिप रेसी, यहाँ पे रेसिस्टेंट यानी मजबूती पर प्रभाव डालता है। यहाँ पे बात करते हैं छितराने वाले एजेंट का कार्य यानी पिंड बनाने से रोकना है। नेक्स्ट देखते हैं सूती काउंट यानी 1 पाउंड वजन में 840 गज लंबी लच्छियों की। ऊनी काउंट यानी 1 पाउंड वजन में 300 गज लंबी लच्छियों की संख्या। यहाँ पर वेस्टर्न काउंट यानी 1 पाउंड वजन में 560 गज लंबाई लच्छियों की संख्या। मैट्रिक काउंट यानी 1 किलो वजन में 1 किलोमीटर लंबाई की लच्छियों की संख्या। वस्त्रों के मूल का सिद्धांत है रक्षा। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की बात करें तो वर्ण दीप्ति यानी कलर वैल्यू है। पैड स्टीम रेंज की बात करें तो रंगाई है। क्रिम्स टेस्टर की बात करें तो तंतु एवं धागा है। और यहाँ पे हेयर नेस मीटर की बात करें तो धागा है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे अजरक बनाने का सही क्रम क्या है तो कपड़ों को धोना, माइक्रोवलम में रंगना, गोंद को लगाना, फिटकरी को लगाना, फिर इंडिगो में रंगना। एक्रिलिक की बात करें तो ये मॉडिफाइड बेसिक रंग है। रेशम की बात करें तो अम्ल रंग है। पॉलिस्टर की बात करें तो डिस्पर्स रंग है। और कॉटन की बात करें तो डायरेक्ट रंग है ये। अगर बात करते हैं पॉलीमर तंतु की तो ये नायलॉन होता है। धागों की संख्या है। और पायल वीव क्या है तो वेलवेट है। और एक लंबा तंतु गुच्छा तो ये फिलामेंट है। एक स्टेपल एक फिलामेंट। तो याद रखिएगा इसने कहा है एक लंबा तंतु गुच्छा तो वो कौन हो जाएगा, फिलामेंट हो जाएगा। वस्तुओं की विशेषताओं में से डॉट डॉट प्लाज्मा औद्योगिकी का अधिकतम उपयोग किया जाता है तो ये हो जाता है यहाँ पर अल्ट्रावायलेट से सुरक्षा, लौ की मंदता और जलभित्ति। नेक्स्ट देखते हैं ड्राफ्टिंग में आवश्यकता है तो किसकी है तो विस्तार की, मुलायम व खुरदरापन टेक्सचर है। यात्रा में पहनने वाले कपड़े नायलॉन है। कोयर से उपलब्ध तो नारियल है। यहाँ पे स्पेंडेक्स तंतु है तो यहाँ पे बात करते हैं इलास्टोमेरिक क्या है, स्पेंडेक्स तंतु है। अगर बात करें रेशे की उनकी प्रतीत की तो ऊन का बात करते हैं तो ये सल की संरचना है। लिनन की बात करें तो नोट संरचना है। सिल्क की बात करें तो शीशे की छड़ जैसी संरचना है। कॉटन की बात करें तो संभलित संरचना है। वह सम्मिश्रण जिसमें ज्वाला मंद करने की श्रेष्ठ क्षमता है तो होता है मॉड एक्रिलिक ऊन। और यहाँ पे है एरामिड, यहाँ पे पीवीसी। मिस्र में 2500 ईसा पूर्व पुरातन काल में वस्त्रों का सर्वाधिक प्रचलन रूप था तो लिनन और सूती। पीना सीसल पत्ते से प्राप्त किए जाने वाले तंतु तो है सीसल और अबाका। यहाँ पे रंग द्रव्य यानी पिगमेंट तंतुओं की यहाँ पे सॉल्यूशन रंगाई में प्रयोग होते हैं तो यहाँ पे है नायलॉन और रेयॉन। पॉलीमाइंड तंतु का उदाहरण है तो वो होता है नायलॉन। दागों की संख्या है। एक लंबा तंतु गुच्छा तो वे फिलामेंट हो जाएगा। गाढ़ा बनाने वाले तंतु तो वो सोडियम यहाँ पे एल्गिनेट है। एसीटेट यानी सिरका युक्त तो इसको एसीटोन कहेंगे। सूती यानी 75%, यहाँ पे 72% सल्फ्यूरिक एसिड है। सूती की बात करें तो ये क्या हो जाएगा तो 72% सल्फ्यूरिक एसिड है। ऊन और रेशमी की बात करें तो 5% सोडियम हाइड्रोक्साइड है। कपड़े की गिनती एवं घनत्व तो कवर फैक्टर है। धागे की मजबूती यानी जीवाणु रहित है। पॉलिस्टर या मिश्रित सूत यानी सिंथेटिक रेजिन है। और सलवट अवरोधक यानी खिंचाव मजबूती है। ऊन तथा रेशम यानी अम्ल रंग है।
एक्रिलिक यानी मॉडिफाइड बेसिक रंग है। पॉलिस्टर एवं नायलॉन डिस्पर्स रंग है। सूत अप्रत्यक्ष रंग है। धागे की सूक्ष्मता आधारित है। तो किस पे है धागे की सूक्ष्मता? धागे के वजन पर। किसी वस्तु की रगड़ने से उसकी सहनशीलता का परीक्षण लेने की विशेषता को कहते हैं, तो वो होती है रेजिलियंसी। वस्तु को जलाने पर जब वह सिकुड़ता है और कड़ी मोती बनती है, ठीक है, वस्तु को जलाने पर जब वह सिकुड़ता है और कड़ी मोती बनती है, वह वस्तु रेशमी है। रेशे की सूक्ष्म परीक्षण में जब ऐंठी और कोशनुमा रचना दिखती है तो वह रेशा होता है सूती। याद रखिए, ऐंठी और यहाँ पे कोशिका नुमा अगर संरचना दिखती है तो वो कॉटन होता है। मानव निर्मित तंतुओं की चमक घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो याद रखेंगे टाइटेनियम डाइऑक्साइड यानी तेल, मोम और यहाँ पे पैराफिन। जंतु तंतु के लिए ज्वलन टेस्ट होता है, तो नीली आग, यानी जब इसे जलाते हैं जंतु रेशे को तो नीली आग निकलती है। रेशा है अपाच्य कार्बोहाइड्रेट। सूती कपड़ा जलता है तो उसमें लौ निकलती है, पीली निकलती है कॉटन को जलाने पर। ताने वाला तंतु नहीं है तो वो है कापोक, ठीक है, ताने वाला नहीं है। ये कैसा है? जो कॉटन के गुण है वही कापोक के गुण है, क्योंकि ये उसी कैटेगरी का है, ठीक है। ये बीज वाला तंतु है। दबाने, मोड़ने एवं सिकोड़ने के पश्चात पुनः अपने आकार को प्राप्त करने की रेशे की योग्यता प्रत्याशा है। सबसे खराब वस्त्र है पारदर्शी यानी झरझरा। कोई पहनना चाहेगा? नहीं पहनना चाहेगा इस तरह का, जिसमें ताने बाने बहुत दूर दूर होते हैं। यहाँ पे रेजिस्ट ड्राइंग की तकनीक है, तो ये किसी तकनीक है, तो आप बताएंगे कि ये तकनीक कैसी है। टाई एंड डाई, रेजिस्ट डाइंग बहुत पूछी जाती है, ठीक है। टाई एंड डाई कम लिखा आता है। यहाँ पे बात करते हैं मॉडलिंग का प्रयोग होता है मलमल के लिए। अब बात करते हैं बस कपास, लिनन, जूट और कपास, लिनन एवं जूट ये कैसे रेशे हैं? तो ये सेलुलोजिक रेशे हैं। मोटाई बरकरार रखने के लिए सूत की क्षमता होती है लॉफ्ट। सूती कपड़े की सिकुड़न कम की जाती है मर्सराइजिंग प्रक्रिया द्वारा। कॉटन शब्द अरबी भाषा के कॉटन या क्यूटोन से लिया गया, जिसका अर्थ है जीते हुए प्रदेश में पाए जाने वाला पौधा या पाया गया पौधा। लिनन प्राप्त किया जाता है फ्लैक्स से, वह उत्पाद जिसके लिए उटाई की मशीन की आवश्यकता होती है। रुई या कॉटन या फिर आपका क्या कहें सूत, चलिए सूती, तो सूत या सूती यानी कॉटन के ही ये रूप हैं। तने से प्राप्त होने वाली रेशा है तो वो है लेलन। लेलन द्वारा निर्मित महीन बुना हुआ कपड़ा साटिन होता है। सूती कपड़े की प्रोसेसिंग का अनुक्रम क्या है? वो होता है सीजिंग, यहाँ पे डिजाइन, सीजिंग, डिसाइजिंग, स्काउरिंग, ब्लीचिंग, प्रिंटिंग, क्यूरिंग और हीट सेटिंग। सॉरी, कपास यानी बीज के कोए हैं, कपास यानी बीज के कोए हैं। कापोक होता तो भी यही हो जाता, बीज के कोए। अनन्नास यानी पादप पत्ता है। यहाँ पे अलसी पादप तना है। नारियल की जटा यहाँ पे फलों का छिलका है। फ्लैक्स के पौधे के लिए लिनेन प्राप्त करने के लिए रिपलिंग की जाती है। पौधे के पत्तों से प्राप्त किए जाने वाले तंतु ये है यहाँ पे पिना और सीसल। पुनर्विकसित सेलुलोजिक तंतु यानी रेयन और लाइसोल। अनानास पौधों के डॉट अंग को कपड़े बनाने की प्रक्रिया में इस्तेमाल करते हैं। पत्ता लेते हैं, ठीक है, जब हमें इससे कपड़ों का निर्माण करना। जूट जंतु को कहते हैं स्वर्णिम तंतु, क्योंकि ये गोल्डन कलर का होता है। लिनन वस्तु के प्रक्रियाकरण का सही अनुक्रम क्या है? तो रिपलिंग, नेटिंग, स्काउचिंग और यहाँ पे हैकलिंग। लिनन है प्राकृतिक फाइबर, वह रेशा जिसमें ताप व उबालने को सहन करने की क्षमता होती है। कपास और सूती। कपास को साफ करने की विधि है गिनिंग।
एक तने का रेशा है जूट। कपास यानी सेलुलोजिक फाइबर है। सिल्क यानी गोंद के दाने जैसा तंतु है। ऊन यानी बायोस्पेस युक्त मेडुला जो पृथक्करण करण बढ़ा रहा है। रेयॉन यानी तंतु है। क्रॉस लिंकेज व साइड चेन अधिकांशतः पाई जाती हैं कपास व लिनन में। यहाँ पे लिनन का क्रॉस सेक्शन दर्शाता है कि वह बहुकोणीय है। सूती वस्त्र तैयार होता है कपास से। स्टेपल तंतु का उदाहरण है वह जूट। सबसे अधिक आर्द्रता अवशोषण का गुण होता है सूती रेशे में। बीज वाला तंतु है कपास। प्राकृतिक तंतु है कपास। कपास के लिए प्रयुक्त नहीं है बिखरा या यहाँ पर डिस्पर रंजक। तौलिए के लिए उपयुक्त कपड़ा होता है सूती। छार से सूती वस्त्रों को हानि नहीं पहुंचती है। पसीना सोखने की सबसे अधिक क्षमता सूती वस्त्रों में। कपास का रासायनिक नाम है सेलुलोज। तभी हमने देखा था सेलुलोज रेशे। कपास के रेशे की लंबाई है 1.5 से 2 इंच तक। 1/2 या फिर आपका 2 इंच यानी 1.5 से 2 इंच तक। सूती वस्त्र को पारदर्शी और कड़ा बनाने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराई जाती है जिससे वो कड़ा हो जाता है। कपड़ा तथा धागा मिलाकर तैयार किया जाता है। कॉटन्स वूल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कपड़ा तथा धागा कपड़ा कह रही हूँ, कपास तथा धागा। कपास यानी कॉटन तथा धागा मिलाकर तैयार किया जाता है, इसलिए कॉट्स वूल इसको कहा जाता है। कपास तंतु अनुप्रस्थ गांठ में दिखाई देता है लंबा इस तरह का। कपास उत्पादन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला देश है अमेरिका। कपास उत्पादन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला देश है वो है अमेरिका। नेक्स्ट देखते हैं, उच्च रक्तदाब से पीड़ित रोगी को देना चाहिए कम सोडियम। अब बात करते हैं ऊन की, यानी ऊन से बनने वाले बेसिकली क्वेश्चनों की। यानी ऊन तांगे को साफ करने के लिए मार्जिन का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर अल्पाका रेशा की उत्पत्ति होती है भेड़ से। मेडुला की उपस्थिति विशेषता है ऊनी रेशे की। आर्द्र ताप व दबाव में ऊनी तंतु सिकुड़ जाते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं, इसे कहा जाता है फिल्टिंग। प्राकृतिक तंतुओं में सबसे निर्मल रेशा है वह है ऊन। वह प्राकृतिक रेशा जिसमें सबसे अधिक लचीलापन पाया जाता है ऊन। ऊन से निर्मित चमकीला वस्त्र जो लामा फेस्को के ऊन से बनता है कैलिको। ऊन रेशों को पानी में भिगोने पर उनकी मजबूती कम हो जाती है। जो ऊन होती है अगर वो भीग जाए तो वो अपनी मजबूती खो देती है, या कहें कि मजबूती कम हो जाती है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे स्काउरिंग यानी मोजाई ऊन में से गंदगी निकालने के लिए प्रयोग में आने वाली प्रक्रिया है। बात करते हैं यहाँ पे केरेटिन। तो ऊन जिस प्रोटीन का बना होता है उसे केरेटिन कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे फिल्स की। तो जीवित भेड़ से उतरा या फिर काटा जाता है। सबसे अच्छी लचक होती है ऊन तथा पॉलिस्टर तंतुओं में। ऊन अपनी लगभग 40% मजबूती खो देती है जब वो गीली हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि ऊन गीली होने के बाद अपनी मजबूती खो देती है। यहाँ पे इंटरलॉक हो जाने की ऊनी रेशे की विशेषता कहलाती है, तो यह फेल्टिंग कहलाती है। ऊन के उत्पादन का सही क्रम है कॉटन श्रेणी करना, कार्बोनाइजिंग और धुनना और कंघी करना। यानी ऊन के उत्पादन का क्या क्या क्रम है, पहले काटेंगे, काटना, श्रेणी में रखना यानी छोटे बड़ा जो भी श्रेणी है, फिर कार्बोनाइजिंग करना, फिर उसको हम धुनाई करते हैं, फिर कंघी करना। नेक्स्ट देखते हैं ऊन और स्रोत। तो खींची हुई ऊन मरे हुए जानवरों से। भाई किसी से कोई चीज़ आप कब खींच सकते हैं, जब वो डेड बॉडी में हो या फिर बेहोशी की स्थिति में हो।
यहाँ पे याद रखिएगा। पवित्र ऊन यानी वर्जिन या रद्दी तो इसको कहेंगे कि ताजी बिना उपयोग में लाई हुई ऊन। यहाँ पे पुनर्चक्रण ऊन तो बिना प्रयोग में आया रद्दी माल। अगर कटी हुई ऊन लाई तो यहाँ पे जिंदा पालतू जानवरों से। नेक्स्ट देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी से ऊन का तंतु दिखता है तो सल्क दिखता है। ऊन की मेट की विशेषता को कहते हैं फेल्टिंग। ऊन की आणविक संरचना में सबसे कमजोर जोड़ है तो वो है सोडियम जोड़। सीधे तंतुओं से बनाया जाता है फेल्ट वस्त्र। ऊन के तंतु के अणु में उपस्थित सल्फर के 2 परमाणुओं के बीच के बंध का नाम है वांडर वॉल्व फोर्स। ऊनी वस्त्रों में सिलवट प्रतिरोधक का कारण है अच्छा लचीलापन, अच्छी प्रतिस्कंदता। वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत भेड़ के बाल काटे जाते हैं शेडिंग। यहाँ पे टैगलॉक ऊन है निम्न श्रेणी का ऊन। प्राणी रेशा है तो वह है रेशम। ऊनी कपड़े के लिए सबसे अच्छा ब्लीच है बीच में एक सूती कपड़ा रखकर। ऊनी कपड़े फिनिशिंग का अच्छा कार्य है या अच्छा पदार्थ है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यदि ऊन को क्षारयुक्त साबुन से धोया जाए तो वह यहाँ पर कड़ा हो जाता है। ऊनी वस्त्रों को धोने का सबसे उपयुक्त तरीका है यहाँ पे है शुष्क धुलाई विधि। नेक्स्ट देखते हैं 49 से 50%, 23 से 24% ऑक्सीजन, 49 से 50% कार्बन, 23 से 24% ऑक्सीजन, 16% नाइट्रोजन, 7% हाइड्रोजन और 4% सल्फर वाला रेशा है तो वह है ऊन। किसकी विशेषताएं बताई जा रही है? ऊन की। नेक्स्ट देखते हैं, ऊन जलने के बाद देती है काली भस्म। ऊन प्राप्ति का स्रोत नहीं है तो वह है हिरन। अब बात करते हैं हम रेशम की और रेशम से बनने वाले क्वेश्चनों की। रेशम के भौतिक गुण हैं चिकना सूत्र और संयंत्र दीर्घीकरण। रेशम के धागे के उत्पादन के लिए लार्वा यानी कोकून के प्रसंस्करण के चरणों का सही क्रम है तो वह है छटाई करना यानी सार्टिंग, रील बनाना यानी रीलिंग, थ्रोइंग कताई और गोंद छुड़ाना यानी डिगमिंग और भरण यानी बेटिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिलामेंट कोर्स डुपियन और नोएल प्रकार हैं रेशम के। सिल्क विज्ञान को कहते हैं सेरिकल्चर। प्रोटीन जो कच्चे रेशम में होता है यहाँ पे फाइब्रिन। रेशमी कपड़ों पर लगे धब्बों को छुड़ाया जा सकता है अवशोषण विधि से। रेशम के कीड़े की सबसे निष्क्रिय अवस्था कोकून है। रेशम अथवा रेयन से निर्मित झीना वस्त्र है तो वो है शिफॉन। पूछा जाता है किससे निर्मित है ये? रेशम तथा रेयन से। प्रोटीन युक्त तंतु रेशम है। तंतु जिसकी पानी सोखने की क्षमता कम है रेशम है। बाल के झड़ने की बदबू देता है प्रोटीन रेशे यानी रेशम में से आती है। रेशम क्या है? प्रोटीन जन्य रेशा है। सूक्ष्मदर्शी के नीचे यहाँ पे संवर्धित रेशम के भिन्न दिखता है तो वह जंगली रेशम। उष्मा का कुचालक है तो वह है रेशम। अत्यधिक हल्का रेशा है रेशम। यहाँ पे सस्मीरा का सही पूर्ण रूप है सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्क एंड रिसर्च एसोसिएशन। सस्मीरा का क्या रूप है? तो वह सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्क एंड रिसर्च एसोसिएशन। रेशम के पालन को कहते हैं सेरिकल्चर। मूंगा यानी प्रकार की सिल्क में कीड़ों को मारा नहीं जाता निर्माण के दौरान।
जब हम मुगा सिल्क का निर्माण करते हैं तो हम कीड़ों को क्या है, गर्म पानी या खौलते पानी में नहीं डालते, तो इसीलिए उसके निर्माण के दौरान कीड़ों को मारा नहीं जाता। रेशमी कपड़ों पर लगे धब्बों को छुड़ाया जा सकता है अवशोषण विधि से। वह विधि जिसमें कोकून को गर्म पानी में डालकर नरम किया जाता है, वह धागा ढूंढा जाता है, थ्रोइंग कहलाती है। रेशम के कपड़ों पर डॉट डॉट विशेष परिसज्जा को किया जाता है तो वो होती है बेटिंग। नेक्स्ट देखते हैं प्रोटीन जो कच्चे रेशम में होता है, यहाँ होती है फाइब्रिन। सूत जो एक जानव कीड़े के कोकून से बनता है वह होता है रेशम। प्रोटीन जो कच्चे रेशम में होता है, यहाँ पर फाइब्रिन। ऊन की मोट की विशेषता को कहा जाता है फेल्टिंग। सबसे पहले रेशम का उत्पादन हुआ था चीन में। रेशम के कीड़े का जीवन चक्र होता है लगभग 37 से 63 दिनों का। रेशम है तो प्राकृतिक रेशा याद रखिएगा 3 से 6 महीने का। नेक्स्ट देखते हैं रेशम है प्राकृतिक रेशा, एक तंतुक रेशा है रेशम। एक तंतुक रेशा क्या है तो वो है रेशम। वस्त्रों का राजा कहा जाता है रेशम को। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में यहाँ पे है प्यूपा चरण में तंतु पैदा करता है। अंडे से कीड़ा बनने तक की अवस्था का सही क्रम है अंडा, लार्वा, प्यूपा और कीड़ा। सभी प्राकृतिक तंतु केवल रेशम के अतिरिक्त स्टेपल तंतु होते हैं, यानी रेशम को छोड़कर सभी प्राकृतिक तंतु कैसे होते हैं, स्टेपल होते हैं। तभी कॉटन क्या है, स्टेपल फाइबर। नेक्स्ट देखते हैं क्षार के गर्म व साद्र घोल में ऊन और सिल्क के तंतु यहाँ पे घुल जाएंगे। भारत में सर्वोच्च सिल्क उत्पादन का क्षेत्र है कर्नाटक और जम्मू कश्मीर। स्वनिर्मित रेशम नहीं है या स्वनिर्मित रेशम नहीं है तो वो है लपेटा रेशम। वह तंतु रेशा जो प्राकृतिक रूप से उभरता है रेशम। रेशम की खेती या उत्पादन को कहते हैं सेरीकल्चर। रेयॉन और नायलॉन। नायलॉन कपड़े के तंतु बनते हैं गलन या मेल्ट कताई से। मानव निर्मित फाइबर जो सेलुलोजिक है नायलॉन है। यहाँ पे हेक्सा मेथाइलिन डाई अमाइन और यहाँ पे है एडिपिक एसिड के पॉलीमर को कहते हैं नायलॉन। यहाँ पे पुनर्निर्मित रेशे का उदाहरण है रेयॉन। सबसे अधिक मजबूत रेशा है नायलॉन। वह कपड़ा जो गर्मी की आकृति के बहुत करीब रहता है रेयॉन। पॉलीअमाइड रेशे है तो वह नायलॉन रेशे। रेयॉन निर्माण की एक प्रमुख विधि है विस्कोस विधि। रेयॉन निर्माण करने का सही क्रम है तो डुबोना, टुकड़े, एंजिंग, यहाँ पे जेनेथेशन, घोलना और कातना। मानव निर्मित पहले सिंथेटिक फाइबर का नाम रेयॉन है। खनिज रेशे एवं ताप सुनम्य रेशे एवं पॉलिस्टर रेशे। पॉलिस्टर के बहुलीकरण की डिग्री 115 से 140 के बीच होती है। एकल परिचालक द्वारा एक बार में सैकड़ों कपड़े समाप्त कर सकता है। यहाँ पर टनल फिनिशर वह फाइबर जो डाई हाइड्रिक अल्कोहल की डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया से बनाया जाता है पॉलिस्टर। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे नायलॉन के निर्माण के लिए कच्चा माल के रूप में प्रयोग किया जाता है यहाँ पे एक्रिलोसाइट्रिक। यहाँ पे है एस्बेस्टस के तंतु होते हैं तो वो होते हैं खनिज तंतु। खिलाड़ियों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों के लिए काम में आने वाला तंतु है स्पेंडेक्स। मानवीकृत सेलुलोजिक तंतु यहाँ पे एसिटेट है। लचकदार तंतु यानी नियोप्रिन और स्पेंडेक्स है। यहाँ पे
आधारीय वस्त्रों के लिए प्रयोग किया जाता है। स्पेंडेक्स तंतु खनिज रेशा है एस्बेस्टस। पॉलिएस्टर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रंजक है यहाँ पे एजोइक। पॉलिएस्टर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रंग है एजोइक या जीवहीन। बात करते हैं यहाँ पे सूती पॉलीमर में मुख्य रासायनिक समूह है यहाँ पे कार्बोक्सिलिक समूह। रेटिन की प्रक्रिया डॉट डॉट रेयॉन के निर्माण में उपयोगी है। पॉलिएस्टर रेशे घुलनशील है मेटाक्रोसोल में। रेशे जो अग्नि से प्रभावित नहीं होता बल्कि अग्नि से प्रभावित नहीं होता, अम्ल का असर नहीं होता, वह यहाँ पे प्लाइबल है, वह है तो वह है एस्बेस्टस। ठीक है, एस्बेस्टस है। डाइहाइड्रिक अल्कोहल और डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल से बनता है पॉलिएस्टर। यहाँ पे है विस्कोस रेयॉन बनाने वाले घोल का चिपचिपापन परखा जाता है 40% एसिटिक एसिड में घुलाकर। रेयॉन की बात करते हैं तो रेयॉन बनाने की प्रक्रिया तो यहाँ पे है लेटिक प्रक्रिया। नाइट्रोसेलुलोजिक रेयॉन के निर्माण करता है प्रोफेसर जॉर्ज एडमर्स। प्राकृतिक तंतुओं का प्रकार नहीं है तो वह है खनिज तंतु। कृत्रिम रेशों के उपकरण अंतर्गत कपड़े आते हैं नायलॉन के कपड़े। यहाँ पे परिवर्तित सेलुलोजिक रेशा है तो वह है रेयॉन। नायलॉन तंतु की विशेषता है चमक, तनाव सामर्थ्य और प्रत्यास्थता। रेयॉन का इतिहास सर्वप्रथम तैयार किया था काउंट लेरी डी चार्टोनेट ने। रेयॉन एक प्लास्टिक रेशा है आर्लॉन। आर्लॉन क्या है तो एक प्लास्टिक रेशा है। यहाँ पे विनाइल क्लोराइड से बनता है यहाँ पे टेरिलीन। रेयॉन रेशे के निर्माण में कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है कपास एवं बांस। मानव निर्मित तंतु है रेयॉन। कीड़ों तथा फफूंदी से सबसे कम प्रभावित होता है यहाँ पे संश्लेषित तंतु। यहाँ पे हेक्सामिथिलिन डाई अमीन एवं यहाँ पे एडिपिक अम्ल का बहुलक है नायलॉन 66। रासायनिक रूप से नायलॉन है तो यह पॉलीअमाइड है। एस्बेस्टस है तो मिलन तंतु है। कृत्रिम रेशम भी कहते हैं रेयॉन को। वह तंतु जिसमें पानी सोखने की क्षमता का अभाव होता है नायलॉन है। अग्नि प्रतिरोधी वस्त्र है स्पेंडक्स। टेक्सटाइल तंतुओं में सबसे कम विशिष्ट गुरुत्व है यहाँ पे है ऑल्पिन का। यहाँ पे हाइड्रोफिलिक तंतु नहीं है तो एसिटेंट। वस्त्र का निर्माण एवं परिसज्जा। कपड़ा और कपड़े का विवरण। मोटा सूती कपड़ा यानी यहाँ पे कॉर्ड्यूरोय लिवर्ड प्रभाव वाली कटी पायल का कपड़ा। मलमल की बात करें तो यहाँ पे मलमल 40 काउंट तक के यहाँ पे कंकत सूत से बना कपड़ा। यहाँ पे काउंटिंग यहाँ पे फलानेल की बात करें तो साधारण या टिबिया बीव एक मात्र सूत और एक या दोनों तरफ नेप से समाप्त किया गया कपड़ा। भूस की बात करें तो यहाँ पे वॉयल की बात करें तो यहाँ पे कंकत मध्य से कठोरता से जुड़ा हुआ एक मात्र सूत से बना हुआ कपड़ा। यहाँ पे खुरदरा कम टिकाऊ आदि सूत्र है तो ये आगे कहेंगे कार्टेट सूत्र। डायमीटर गणना का सूत्र क्या है तो 26 एक बटे वर्ग में काउंट। ठीक है, इसी तरह से है, बस याद रखिएगा। मशीन का वह भाग जो पर्याप्त मात्रा में धागा प्रदान करता और लूप को कसता है वह है तो यहाँ पे है टेकअप लीवर। संग्रहण प्रभाव सर्वोच्च होगा मलमल और शिफॉन में। वस्त्र निर्माण के लिए रेशे तैयार करने का सही क्रम क्या है तो यहाँ पे है सिकोड़ना, सीधा करना, यहाँ पे छाप लगाना और प्रेस करना।
परसज्जा और उनके प्रभाव। अब बात करें सिंथेटिक यानी आराम को बढ़ाता है। अप यहाँ पे अपघर्षण प्रतिरोधी की बात करें तो टिकाऊपन को रूपांतरित करता है। यहाँ पे जीवाणु रोधी की बात करें तो पर्यावरण सुरक्षा प्रदान करता है। और यहाँ पे बात करते हैं टिकाऊ प्रेस की, तो ये देखभाल संबंधी गुणों को संवर्धित करता है। तंतु में अनाकार भाग की अधिक मात्रा के कारण पाई जाने वाली विशेषता है तो निम्न रासायनिक प्रतिरोध है, अधिक अवशोषण है, यहाँ पे है इंटरपॉलीमर बलों के बीच कम अपघर्षण है, और वस्त्र निर्माण के लिए कपड़ों को तैयार करने की सही अनुक्रम है। सिकुड़ना, सीधा करना, यहाँ पे है ब्लॉकिंग और इस्त्री करना। प्रभाव और फिनिश तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे पार्चमेंटाइजेशन यानी वस्त्र विन्यास को परिवर्तित करना है। यहाँ पे बीटलिंग यानी चमक को परिवर्तित करना है। यहाँ में एम्बोसिंग यानी संरचना को निर्मित करना है। और गिंगिंग यानी रेशे की सतह को उठाता है, जो रेशे की सतह होती है उसको उठाता है। परिधानों की कटाई के लिए एक दिश कपड़ों का सही यानी लेआउट है तो वो है लंबाई में मोड़ना, दोनों तरफ मोड़ना और खुला। वस्त्रों को दी जाने वाली यहाँ पे फंक्शनल परसज्जा है तो वो होती है सिकुड़न अवरोधक एवं फ्लेम यहाँ पे प्रूफिंग। सूती कपड़े को सिकुड़ने से बचाया जा सकता है सैनिटाइजिंग विधि द्वारा। सूती कपड़े की चमक, शक्ति व रंगने की योग्यता को बढ़ाने के लिए रासायनिक परसज्जा है मर्सराइजेशन। वह सूती वस्त्र जिसको स्टार्च नहीं किया जाता तो वह है अंडरवियर। एक अच्छा लेबल डॉट डॉट से संबंधित जानकारी प्रदान करता है तो कपड़े में तंतु का अंश से, परसज्जा के प्रकार से, सफाई और धागे की विधि से, सफाई और धोने की विधि से। ठीक है, उस पर लिखा रहता है कि आप है मतलब हाथों से वॉश करना है, मशीन में करना है या इसको प्रेस करनी है कि नहीं, वो भी यहाँ पे लिखा रहता है। तो ये परसज्जा का ही पार्ट हो जाएगा, प्रेस करनी है या नहीं करनी। तो याद रखिएगा सफाई और धोने की विधि से। मर्सराइजेशन से ऐसा प्रभाव उत्पन्न होता है जो चमक बढ़ती है। मर्सराइजेशन क्या होता है, वस्त्र में चमक बढ़ाई जाती है। वस्त्र परसज्जा माध्यमों में से कई वस्त्रों को इकट्ठे परिष्कृत करने में उपयोग किया जाता है तो वह है टनल फिशर। सूती कपड़े के लिए प्रारंभिक तैयारी की प्रक्रिया को सही क्रम है तो यहाँ पे झुलसाना, अभिमार्जन, ब्लीचिंग और मर्सराइजेशन। परसज्जा और उद्देश्य सीजिंग करी जाती है, तंतुओं को उभरे हुए किनारों को जलाना। स्काउरिंग की जाती है, तंतु में से डिसाइजिंग उत्पादों को जैसे पैक्टीन, ठीक है, इसमें होती है स्काउरिंग में के ऊन में से डिसाइजिंग उत्पादों को जैसे पैक्टीन उनको लगाना। टेडनिंग यानी सीधे कपड़े की यांत्रिक प्रक्रिया है। कैलेंडरिंग यानी कपड़े की चमक को बढ़ाना है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब देखेंगे हम कताई, सूत निर्माण और रेशा यानी किस तरह से कताई होती है, किस तरह से सूत निर्माण होता है, फिर रेशे का निर्माण होता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, धागा तैयार करने के लिए पूर्ण साधन कपड़े में हवा का स्थान डॉट डॉट नहीं करने के कारण हो सकता है तो वो हो जाता है रिपनिंग। धागे की फिसलन में योगदान करते हैं धागे की चिकनाई, यहाँ पे ढीली बुनाई संरचना यानी खराब समाप्ति। वह प्रक्रिया जिसमें सूत के रेशों को सूत के बीच से अलग किया जाता है तो वो होती है गिनिंग। कंघी करते समय छोटे तंतुओं को हटाने हेतु की गई प्रक्रिया तो वो होती है यहाँ पे हैकलिंग, सन जूट साफ करना। हैकलिंग या फिर जूट साफ करना। रेशे के उनके डॉट डॉट के आधार पर ग्रेडिंग दी जाती है तो वो है लंबाई की। नेक्स्ट देखते हैं, यान यानी धागे जो छोटे तंतुओं यानी रेशों से बनते हैं उन्हें कहा जाता है स्टेपल या प्रधान यान।
नूतन धागा, तो यहाँ पे लेटिने स्लम्ब और बोकल। टेक्सचर जैमिंग पकड़ को रोक दिया जा सकता है। तो टेन टांके के प्रयोग से, पतले धागे के प्रयोग से, सीवन को पक्का करने से। टांकों की श्रेणियों में से वह श्रेणी जो लॉक टांका दर्शाती है 300 है। महिला एवं पुरुष परिधानों में वेस्टिंग यानी संचालन के लिए परिधान उद्योग में आमतौर पर टांके का वर्ग प्रयोग में लाया जाता है, तो वो है वर्ग 100। रेशे के गुण और सही इकाइयां, तो यहाँ पे देख लेते हैं। स्टेपल फाइबर लंबाई तो ये होती है सेंटीमीटर, फिलामेंट लंबाई मीटर, और रेशे का व्यास माइक्रोन्स, और दृढ़ता यानी टैक्स। टेक्सचर फिलामेंट यान बनाने की वह विधि जिसमें थर्मोप्लास्टिसिटी के गुणों की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो वो होता है एयर जेट। एक्रेलिक रेशा बनाने का सही क्रम है बहुलीकरण, घोलना, छानना, काटना और सुखाना। वह धागे जो रेशे की पूर्ण लंबाई में फैले होते हैं कहलाते हैं रेप धागे। धागों का झुंड लंबाई में 840, ये यहाँ पे है 840 यार्ड्स जाना जाता है यहाँ पे है हैंग के रूप में। सूत से बुना प्लेन रेशा, तो वो होता है यहाँ पे कैलिको। नेक्स्ट देखते हैं, सूत कताई के लिए तैयार होता है, तो इस यहाँ पे स्लीवरिंग चरण में। इंटरलॉकिंग धागे के तानों बानों में अपनाई गई प्रणाली या डिजाइन के अनुसार नाम रखा जाता है, तो वो नाम रखा जाता है, तो वो है बुनाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तागा का नंबर देने की प्रत्यक्ष प्रणाली नहीं है, कॉटन काउंट। नेक्स्ट देखते हैं, नवीन किस्म के सूत या धागे, तो बोकले सूत, स्लब सूत, फ्लॉक सूत है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे चमकदार तंतु नहीं है, तो वो है विस्कोस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, धागे के बंडलों में वह बंडल जो केंद्र रहे तथा यहाँ पे क्लीवेल्टिंग और यहाँ पे कढ़ाई की मशीनों में प्रयोग होता है, कोकून है। डेनियर की बात करें यानी नियर डेंसिटी यूनिट्स, ठीक है। इधर बात करते हैं यहाँ पे व्याख्या की। लीनियर डेंसिटी यहाँ पे यूनिट्स। अगर इधर बात करते हैं व्याख्या की, डेनियर की बात की जाएगी तो ये हो जाएगा 9000 मीटर के तंतु या धागे का ग्राम में वजन। टैक्स की बात की जाएगी तो 1000 मीटर के तंतु या धागे का ग्राम में वजन। डेक्सी टैक्स की बात की जाएगी तो 10,000 मीटर के तंतु या धागे का ग्राम में वजन। माइक्रो डेनियर की बात की जाएगी तो एक डेनियर से कम के कपड़े के लिए प्रयुक्त। माइक्रो डेनियर याद रखिएगा, ये पूछा जा चुका है, तो एक डेनियर से कम के कपड़े के लिए प्रयुक्त। सूत निर्माण की पारंपरिक प्रक्रिया का सही क्रम है यहाँ पे हेयर पिकिंग, गिनिंग, और यहाँ पे ओपनिंग एंड कॉर्डिंग, यहाँ पे स्पिनिंग और वीविंग। लास्ट बात करते हैं सूची 1 और सेकंड। साधारण पॉलीमर यानी विस्कोस रेयॉन है। आर्द्र स्पिनिंग कताई यानी कॉटन सेलुलोज है। शुष्क स्पिनिंग कताई यानी यहाँ पे है एसीटर फाइबर है। और इसी तरह से यहाँ पे गलित स्पन, तो ये पॉलीएस्टर है। बात करते हैं बनावटी टेक्सटाइल रेशे होते हैं तो अधिक टिकाऊ एवं चिकना। सूत काटने की प्रणाली के चरणों का सही क्रम है कार्डिंग, ड्राइंग, कॉम्बिंग और रोविंग। नेक्स्ट देखते हैं कपड़े की यहाँ पे सेल्वेज यानी किनारा वस्त्र की लंबाई के साथ समरेखा में चलना चाहिए।
फफूंदी व कीड़े का सबसे कम असर पड़ता है तो वो है पड़ता है सिंथेटिक रेशों पर। नेक्स्ट देखते हैं क्रॉस लिंकेज व साइड चेन अधिकांशतः पाई जाती हैं प्रोटीन रेशे में। वह कपड़ा जो सीधे तंतुओं से बनाया जाता है, यहाँ पे फेल्ट कपड़ा। वह अंतिम परिसज्जा जो कपड़े को सीधा करके सुखाती भी है कहलाती है तो होती है यहाँ पे टेडरिंग। ऑलोन के निर्माण में प्रयोग रासायनिक तत्व है तो वो होता है एक्रोलोनाइट्राइल। एसिटेंट वस्त्र के तंतुओं का निर्माण होता है सूती कताई में या सूती कताई द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं करघे के। यहाँ पे है करघे के हार्नेस द्वारा ताने के धागे को ऊपर उठाने की प्रक्रिया जिसमें शटल नीचे से गुजर सके तो ये होती है सेटिंग, जिसमें शटल नीचे से गुजर सके। उस दिन बताई थी। धागे जो सेल्वेज के समकक्ष रखे जाते हैं उन्हें कहते हैं ताना। भाई ताना है और सेल्वेज क्या है, इसमें पुरोने वाला। तो इस तरह से ये शटल के माध्यम से पुरो हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए धागे जो सेल्वेज के समकक्ष रखे जाते हैं उन्हें कहते हैं ताना। कपड़े को 10% कास्टिक सोडा में खींचकर 2 मिनट भिगोने की विधि मर्सराइजिंग है। कार्डिंग के द्वारा रेशों को साफ किया जाता है। यहाँ पे है क्रेविंग यहाँ पे फिनिशिंग है सिल्क के लिए। प्राकृतिक स्रोत से डॉट यानी सूत तंतु प्राप्त किया जाता है। ऐसे देखते हैं भार प्रति इकाई लंबाई प्रति इकाई भार इंगित करता है धागा संख्या। कपड़े की लंबाई व चौड़ाई को वांछित दशा में लाने के लिए वस्त्रों पर की जाने वाली परिसज्जा कहलाती है यहाँ पे है टेडरिंग। ये तंतु लंबे अविरल होते हैं और मीटर से मापे जाते हैं तो वो होते हैं तंतु रेशा। अधिक ऐंठन युक्त धागे में ऐंठन की संख्या होती है 7 से 12 ऐंठन प्रति इंच। कपड़े के तंतुओं में यहाँ पे है समक्तिशीलता का गुण महत्वपूर्ण है कताई प्रक्रिया के लिए। वस्त्र निर्माण एवं बुनाई सिलाई की बजाय कपड़े की विभिन्न परतों को पकड़ने के लिए प्रयुक्त टाँके कहलाते हैं तिरछा कच्चा वखिया। तो कामों की श्रृंखला जो एक रेशे में क्षितिज रूप से पिरोई जाती है बाना। कपड़ा तंतु या रेशा या बुनाई या वयन के लिए योग्य द्रव्य किन के लिए यहाँ पे है तागा। यह व्यापक नाम है वह टाँका जिसका प्रयोग बॉर्डर बनाने के लिए किया जाता है हेरिंग बोन। कपड़ों में ट्विल बुनाई से प्रभावित होता है तिरछी रेखा का। कपड़ा बनाने की विधि कहते हैं बुनाई। डेनिम बनाने में प्रयोग आती है ट्विल बुनाई। डेनियर ग्राम में भार है धागे का 9000 मीटर। सूती टाँका और यहाँ पे है वर्णन गावंती द्वारा यहाँ पे है रेनिंग टाँका। यहाँ पे अमूरगई यानी जिंग जैग रेनिंग टाँका। नेगी यानी रफू टाँका। मैथी यानी क्रॉस टाँका। ट्विल बुनाई के कपड़े तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे सोम्बिब्रे डील और ब्रॉड क्लॉथ। नेक्स्ट देखते हैं टेक्सटाइल प्रसंस्करण का सही क्रम है सीजिंग, डिसाइजिंग, स्कोरिंग, ब्लीच करना, मर्सराइजेशन। नमदार धागे से नहीं बनता बल्कि बनता है तो ढीले रेशे से। ट्विल बुनाई रेशे का उदाहरण है
तो वो है खाकी। वह सिल्क का जिसकी भूमिका कश्मीरी शॉल में कढ़ाई को प्रारंभ करने के लिए रही। अली बाबा। कपड़े पर खाका रखने के बाद काटने के लिए सही अनुक्रम अपनाइए। तो सीवन रेखा का खाका उतारना, फिर सीवन रेखा पर निशान लगाना, फिर सीवन रेखा के बाद याद रखेंगे फिर क्या हो जाएगा, सीवन गुंजाइश पर निशान लगाना, फिर सीवन गुंजाइश पर काटना। नेक्स्ट देखते हैं, लूपों की उस श्रृंखला जो वस्त्र की यहाँ पे क्षैतिजीय रूप में प्रतिच्छेदन करती है कहलाती है बाना। तिरछी लकीरें मुख्य विशेषता है ट्विल बुनाई की। एकल प्रचालन क्रिया द्वारा एक ही समय पर सैकड़ों यहाँ पे परिधान तैयार कर सकता है टनल यहाँ पे फिनिशर। बेल यानी लंबाई के समांतर फंदों का यहाँ पे स्तंभ, यहाँ पे वेफ्ट या बाना। मोटाई के धागे, बार्फ यानी ताना, लंबाई के धागे। कॉर्सिस यानी यहाँ पे है आड़ विस्तारित फंदों की श्रृंखला। यहाँ पे है तिरिया कच्ची सिलाई यानी अस्थायी टाँका। दुर्फन यानी स्थायी टाँका। यहाँ पे हेरिंग बोन टाँका यानी अलंकारी टाँका। काश टाँका यानी कार्यात्मक तथा यहाँ पे अलंकारिक भी। कपड़े और उनकी बुनाई तो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे है हक्का बेक यानी डोबी बुनाई। यहाँ पे बात करते हैं डोटेड यहाँ पे स्विच की, तो ये यहाँ पे सरफेस फिगर्स बुनाई। यहाँ पे हॉप सेकिंग यानी बास्केट बुनाई। यहाँ पे देखते हैं गवर्डिन यानी ट्विल बुनाई, और यहाँ पे गॉज यानी लिनो बुनाई। दो तरफी पर परिशुद्धि पर सिलाई का उपयोग आता है, तो वो है लॉक टाँका। उपकरण और उत्पादन अगर बात की जाए पेन स्टीम रेंज की, तो रंगाई है क्रिम्प टेस्टर यानी तंतु और धागा है। एयर परमिएबिलिटी यानी तंतु यानी फैब्रिक है। यहाँ पे हेयरीनेस मीटर यानी धागा है। यहाँ पे बात करते हैं तागे और उपकरण। यहाँ पे क्रॉप यानी कि, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये सब वलय का अधिकार स्तर है। और यहाँ पर सेनाइल बान की यानी यहाँ पे याद रखेंगे बुने लिनो कपड़े की यहाँ पे स्टफ्स है। और कॉकर यहाँ पे कॉकरस्कू यान यानी भिन्न रंग गिनती और वलय के दो पिलाई से बनता है। फ्लॉक यान यानी बीच बीच में जोड़े रेशे के छोटे छोटे गुच्छों के साथ एकल तागा है। टूल बुनाई के कपड़े तो यहाँ पे है गवर्डिन, डिल और सर्ज। अब बात करते हैं सूची 1 और सूची 2 की। कपड़ों के चयन में प्रमुख कारक है, तो वो है आय। कपड़ा सिलना यानी वाणिज्य नमूना है। स्थान संबंधी सिद्धांत यानी अनुपात है। अगर बात की जाती है सफेदी का उदाहरण है यहाँ पे टीनोपाल। वस्त्र निर्माण के लिए कपड़ों को तैयार करने का क्रम है, तो सिकुड़ना, सीधा करना और यहाँ पे ब्लॉकिंग और इस्त्री करना। सियर साकर यानी सिकुड़न प्रभाव है। साटन यानी ताना फ्लॉट है। साटिन यानी बाना फ्लॉट है। और यहाँ पे कार्ड्यूराय यानी पायल कपड़ा है। कपड़े की बुनाई का सही क्रम है, तो यहाँ पे है सेडिंग, पीकिंग, लेफ्ट अप और बीट अप। वह बुनाई जिसमें 2 तंतु ताना और 2 तंतु बाना होता है, डबल बी। कपड़ों में ट्विल बुनाई से प्रभाव देता है तिरछी रेखा का। जैकार्ड बुनाई में वस्त्र की डिजाइन
जैकार्ड करघा द्वारा। वह बुनाई जिसमें 2 तंतु दाना और 2 तंतु बाना डबल बुनाई बोलते हैं। और मखमल यानी सालीन के बनने की विधि है परिष्कृति। लपेटी बुनाई के लिए आवश्यकता होती है ताने के रेशों का 1 सेट व बाने के रेशे के 2 सेट। करघे का मुख्य भाग है क्लॉथ बीम, शटल और हार्नेस। ब्रोकेड बना होता है सोने व चांदी का। कपड़े पर बड़े सुंदर डिजाइन बनाए जा सकते हैं। जैकार्ड की बुनाई में परिधान में कटे हुए किनारों को मोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं और पट्टी का। बुने हुए वस्त्र यानी निटिल वस्त्रों को आवश्यकता नहीं होती। माड़ की बुनावट डबल बनाने के लिए अधिक उपयुक्त है साधारण बुनावट। साटिन बुनाई होती है यहाँ पे हेरिंग बोन की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बुने हुए कपड़ों में पाए जाने वाले लंबवत परस्पर संबंधित लूप को संदर्भित किया जाता है ताना से। वस्त्र निर्माण की अवस्थाओं का क्रम है कार्डिंग, कॉम्बिंग, ड्राइंग आउट, रोविंग और स्पिनिंग। यहाँ पे टफेठा उदाहरण है साटिन बुनाई वस्त्र का। सबसे प्रसिद्ध सीमन जोड़ होती है साधारण सीम। करघे में रीढ़ का कार्य है। यहाँ पे है ठोकना। चलिए ठोकना। देखने धागे जो सलवेज के समकक्ष रखे जाते हैं उन्हें कहते हैं ताना। किसी कपड़े का बुना हुआ किनारा कहलाता है किसी कपड़े का बुना हुआ किनारा कहलाता है किनारी। एक परिधान का तैयार निचला किनारा हेम होता है। नमूने वाली बुनाई डॉबी बुनाई है। अब बात करते हैं, अब टॉपिक हमारा चलेगा यानी अब वस्त्रों की परिसज्जा से, यानी जो वस्त्र हैं उनको हम कौन कौन सी परिसज्जाओं से सजा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कार्बोनाइजिंग यानी फिनिशिंग प्रोसेस है। मोयरिंग यानी मोयरिंग निर्मित होती है वस्त्र की सतह पर पानी के समान लहर बनाना। यांत्रिक परिसज्जा नहीं है तो यह है सिलवट रोधी परिसज्जा। बिना सुकड़न वाला वस्त्र तैयार किया जाता है। यह है सनफराइजिंग के द्वारा। यहाँ पे ग्लेजिंग दी जाती है गोंद और स्टार्च से। ऊनी वस्त्रों की परिसज्जा में खींचने की क्रिया को कहते हैं साइजिंग। वह कपड़े जो हथकरघे से सीधे निकाले जाते हैं और उन पर किसी प्रकार की परिसज्जा न की जाए वह कहलाते हैं। तो यहाँ पे है ग्रे गूड। परिसज्जा का उद्देश्य है आकर्षक बनाना। वस्त्रों को चिकना करना कहलाता है कैलेंडरिंग। कपड़े की सतह पर जो तंतुओं के छोर उभरे जाते हैं उन्हें जलाने की विधि को कहते हैं सीजिंग, यानी यहाँ पे है झुलसाना। कपड़े बड़े स्तर पर कपड़ों को प्रेस यानी दबाव डालना कहलाता है कैलेंडरिंग। रेशम और ऊन की भराई के लिए प्रयुक्त होता है बेटिंग शब्द। रेशम के कपड़े और पर विशेष परिसज्जा प्रयोग की जाती है वो होती है बेटिंग, भार बढ़ाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मर्सराइजिंग वह वस्त्र है जो परिसज्जा है। मर्सराइजिंग क्या है? वह विधि है जो परिसज्जा है। मर्सराइजिंग करना यानी यह परिसज्जा के अंतर्गत आता है। वह रेशा जिस पर यहाँ पे कोरोनाइजिंग उपयोग में लाई जाती है ग्लास रेशे। कपड़े की चमक व यहाँ पे ताकत को बढ़ाने के लिए कास्टिक सोडा प्रयोग में लाया जाता है, उसे कहते हैं यहाँ पे मर्सराइजेशन। ठीक है, मर्सराइजेशन वह विधि है। तो ये परिसज्जा की ही विधि है। किस लिए? क्योंकि ये कपड़े में चमक व क्या लाती है? ताकत लाती है। करघे पर से उतरने के उपरांत कपड़ों को कोई गीला व सूखी परिसज्जा न दी जाए उसे कहेंगे यहाँ पे ग्रे गुड्स। उस कपड़े को क्या कहा जाता है? ग्रे गुड्स, जिस पर कोई भी परिसज्जा नहीं की जाती। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा हुआ। यांत्रिक परिसज्जा है मोयरिंग। सैनिफराइजिंग परिसज्जा इंगित करती है कि कपड़ा सुखड़ेगा नहीं। कहते हैं ना, गारंटी लेते हैं कि ये कपड़ा सुखड़ेगा नहीं, तो इस पर क्या करी जाती है? उस पर सैनिफराइजिंग परिसज्जा की जाती है।
इसीलिए गारंटी दी जाती है कि वो कपड़ा सिकुड़ेगा नहीं। इस विशेष कैलेंडरिंग विधि द्वारा वस्त्र में उभरी हुई सतह नहीं बनती हैं। तो वह यहाँ पर फिक्सन यानी यहाँ पर रगड़ यहाँ पे कैंडरिंग कहलाती है। रेशम के कपड़ों पर वेटिंग कीमती फिनिशिंग को दिया जाता है। वस्त्रों में सिकुड़न दूर करने के लिए और चमक लाने के लिए की जाती है कैलेंडरिंग। क्रैपिंग है तो परसज्जा। अब बात करते हैं रंगाई व छपाई की। तो उन्मुक्त प्रकार की छपाई, यह कलमकारी की। फैलने वाले रंग, एसिडेंट रंग। हाथ छपाई तकनीकी नहीं है। दोहरी छपाई, वह विधि जिससे कपड़े पर चुने हुए स्थानों से रंग हटाकर नमूने बनाए जाते हैं। डिस्चार्ज छपाई, यह राजस्थान की एक प्रसिद्ध रंगाई विधि है। बंदेज रंगाई, मधुमक्खी मोम और पैराफिन मोम का उपयोग किया जाता है वाटिक में। रंग और उसके विवरण, तो यहाँ पे अम्लीय रंग की बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये जल विलय यहाँ पे एनायोनिक रंग है। एजोइक रंग की बात की जाए तो रासायनिक अंतःक्रिया से वस्त्र में ही रंग को। सल्फर रंग की बात की जाए तो जल विलयक डाई है। बेट रंग की बात की जाए तो ल्यूको मिश्रण के रूप में लगाना है। ऑक्सीकरणीय विरंजक यहाँ पे कर्मकों के अंतर्गत समाविष्ट है। सोडियम हाइपोक्लोराइड है, यहाँ पे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है और ओजोन है। हाथ छपाई तकनीक नहीं है। डुप्लेक्स, यहाँ पे रंगाई विधि और स्पष्टीकरण। संयोग रंजन, 2 या 2 से अधिक प्रकार के रेशों को एक ही रंग घोल में और उसी शेड में रंगना है। यहाँ पे है विविध तंतु रंजन, यानी सम्मिश्रणों को एक ही रंग घोल में 2 या ज्यादा शेड के साथ रंगना है। यहाँ पे है बैच या सरिता, तो ये निर्वातक रंजन है। पैकेज रंजन यानी तांगे वाले छिद्रित चरखियों की रंगाई है। रंगने के समय जिन सोपानों का पालन किया जाता है उसका सही अनुक्रम है, तो वो है रंग। यहाँ पे रंगाई, पानी की तैयारी, सर्वसमावेशी यहाँ पे कर्मकों को डालना, प्रक्रिया के बाद दूसरा है कपड़ों को तैयार करना। रंगाई से जुड़े शब्द और उनके विवरण। स्थानांतरण यानी कपड़े में एक स्थान से दूसरे स्थान पर रंग। यहाँ पे फोस्टिंग यानी स्थानीकृत घर्षण, रंगण से रंग में बदलाव। यहाँ पे फेडिंग यानी सूर्य के प्रकाश के कारण रंग जाना। और यहाँ पे है क्रोकिंग यानी रगड़ के अन्य कपड़े पर रंग जाना। भारतीय वस्त्र उद्योग में आजकल प्रिंटिंग की जिस विधि का सामान्यतः उपयोग किया जाता है वो होती है स्किनिंग प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंटिंग। यहाँ पे है ब्लॉक प्रिंटिंग। रंगते वक्त नमक इसलिए डालते हैं क्योंकि रंग शून्य करना है। डाई के भाग हैं, यहाँ पे ऑक्सोक्रोम को, यहाँ पे क्रोमोफोर। किसी पत्र के दोनों तरफ साथ साथ मुद्रण के लिए आप अपने मित्र को सुझाव देते हैं डुप्लेक्स मुद्रण विधि का। वाटिक डाई और टाई, यहाँ पे टाई और डाई और इंकत छपाई प्रकार है प्रतिरोध छाप के। वे रंग जो वर्ब के साथ ठंडे स्थान में प्रयोग होते हैं, यहाँ पे होते हैं एजो रंग। यहाँ पे वाइंडर्स यानी प्रिंटिंग यहाँ पे पेस्ट में प्रयोग किया जाता है जिसमें रंग के कणों को कपड़े पर जुड़ने तक रखता है। वेटिंग एजेंट यानी रंग के पाउडर को घोलने में सहायक है। यहाँ पर आइक्रोस्कोपिंग एजेंट यानी प्रिंट के क्षेत्र में पानी की मात्रा बढ़ाता है जिससे कि कपड़े पर रंग छड़ने को बढ़ावा देता है। कैरियर्स था, तो यह पॉलिएस्टर रंगने में प्रयोग लाता है। नेक्स्ट देखते हैं रंगाई और छपाई के पर्यावरण अनुकूलन नवीन तरीकों में। तो डिजिटल छपाई, तो ये दूसरा था बिना पानी के प्रयोग की छपाई और प्लाज्मा
प्रौद्योगिकी। तेजाबी रंग एसिड डाई यानी यह निम्न आणविक भार का पानी में घुलनशील रंग। बेसिक रंग धनात्मक आयन वाले जैविक अम्लों का लक्षण था। वेट रंग यानी पानी में घुलनशील। और यहाँ पे डायरेक्ट रंग यानी यहाँ पे एनोइनिक। वर्णकों को डॉट डॉट स्याही भी कहते हैं। हल्के मान बनाने के लिए रंग में सफ़ेद रंग मिलाना चाहिए। डिड यहाँ पे है कैटायनिक प्रकृति की डाई है। बेसिक एसिड रंजकों के साथ सेल के पेंटिंग के लिए प्रयुक्त गोंद है। यहाँ पे है गम अरेबिक। प्राकृतिक रंजक के लिए कपड़ों को तैयार करने का कार्य किया जाता है हल्दी द्वारा। सूती वस्त्र की चमक, मजबूती और रंगाई बढ़ाने के लिए उसे दिए जाने वाले रासायनिक प्रसंजन या परिष्करण हैं तो ब्लीचिंग और मर्सराइजिंग। वेट रंजक यानी यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक समूह है। रिएक्टिव रंजक यानी तंतु के साथ को वेल्टेड बॉन्ड बनाता है। डायरेक्ट रंजक स्वभाव में ऋण यहाँ पे आयनिक है। डिस्पर्स रंजक यानी स्वभाव में नॉन यहाँ पे आयनिक है। डिजिटल छपाई का परिणाम होता है छोटी छपाई में यहाँ पे किफ़ायत, विभिन्न रंगों के में नमूने बनाना, जनसमूह की मांग को पूरा करना। कपड़े की छपाई के लिए स्किन लगाना का सही क्रम है। स्किन को यहाँ पे है खींचना, इमल्सन की परत लगाना, इमल्सन का प्रकाश में लाना, स्किन धोना, छेद को बंद करना और स्किन को टैप करना। प्राकृतिक रंजक है अधिक पर्यावरण मित्र एवं एलर्जी रहित। प्रोटीन लेसों से बने कपड़ों को धोते समय रंग को निकालने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है सिरका। रंगाई किए गए कपड़ों के रंग को अधिकतम फीका करती है अल्ट्रावायलेट किरणें। यहाँ पे बोथोक्रोमिक डाई को ये नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि विट की ऑक्सोक्रोम थ्योरी को दंड करते हैं। भारतीय वस्त्र उद्योग में आजकल पेंटिंग की रोलर पेंटिंग विधि का अधिक उपयोग किया जाता है। इस विधि से कपड़े पर चुने हुए स्थानों से रंग हटाकर नमूने बनाए जाते हैं। डिस्चार्ज छपाई जब किसी रेशे को अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार के रंजकों द्वारा रंगा जाए तब उस रेशे को कहते हैं और यहाँ पे उभयधर्मी। वाट एक उदाहरण होती है अवरोधक छपाई का। सल्फर रंजक है तो यहाँ पे है जल घुलनशील रंजक। गंधक डाई यानी मुख्यतः प्रयुक्त होती है वायु ऑक्सीकरण में। एंजोइक रंजक है तो यहाँ है सल्फोनिक एसिड रंजक। नील लगाने वाले कर्मक प्रयोग किए जाते हैं सफ़ेद कपड़ों पर। एकत्वा यहाँ पे पोछमपल्ली बनाए जाते हैं अवरोध सिद्धांत द्वारा, रेशों की रंगाई विधि द्वारा। यहाँ पे डिस्पर्स्ड डाई है, यहाँ पे एसीटेट डाइज। तंतु रंगने की विधि है, यहाँ पे है यूनियन रंगाई। वस्त्र को के छापने की क्रिया दोनों ओर एक साथ की जाती है रोलर छपाई में। वह रंगाई की विधि जिसमें मोम का प्रयोग किया जाता है वह टिक। हमारे देश में रोलर छपाई का कार्य आरंभ हुआ था 1785 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है पॉलिस्टर सूत बनाया जाता है द्रवित कताई द्वारा। प्रतिरोध प्रिंटिंग के सिद्धांत पर आधारित है। वाटिक अवरोधक छपाई के लिए प्रयोग किया जाता है। लेगो वेट रंजक का उदाहरण है। इंडिगो वेट रंजक का एक चिरपरिचित उदाहरण है। इंडिगो गंधक रंजक प्रयुक्त होते हैं सूती कपड़ों के लिए। सूती कपड़े पर गहरा काला रंग प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाएंगे। सल्फर रंजक